कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री वाली क्लास चल रही है उसका यहाँ पे आज का टॉपिक है उत्तर गुप्त काल। ठीक है, आज हम यहाँ पे उत्तर गुप्त काल के बारे में यानी कि गुप्त वंश के बाद यहाँ पे किन किन वंशों की यहाँ पे स्थापना होती है। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे पुष्यभूति वंश के बारे में, किस प्रकार से यहाँ पे पुष्यभूति वंश की स्थापना होती है और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन सा होता है, तो वो है हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं पुष्यभूति वंश की संस्थापक कौन होता है। तो पुष्यभूति, ठीक है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक इसको माना जाता है। इसने अपनी राजधानी बनाई थी थानेश्वर में, जो कि वर्तमान हरियाणा में स्थित है। इसके बाद यहाँ पे सबसे जो इस वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक बना वो बना प्रभाकर वर्मन। ठीक है, प्रभाकर वर्मन की यहाँ पे 3 संतानें होती हैं, राजश्री, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। तो राजश्री इनकी पुत्री होती है और राज्यवर्धन और हर्षवर्धन ये इनके पुत्र होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं राजश्री के बारे में। ठीक है, जो प्रभाकर वर्मन होता है इसकी राजधानी अभी तक यहाँ पे थानेश्वर में ही स्थित है। तो यहाँ पे राजश्री जब यहाँ पे प्रभाकर वर्मन होता है, जब ये यहाँ पे शासक कर रहा होता है तो कन्नौज में, ठीक है, कन्नौज में मोखरी वंश का शासन चल रहा होता है। तो मोखरी वंश का एक शासक होता है गृहवर्मा। ठीक है, तो गृहवर्मा से राजश्री का विवाह होता है, यानी कि प्रभाकर वर्मन जो होता है ये अपनी पुत्री राजश्री इसका विवाह करता है मोखरी वंश के शासक, जो मोखरी वंश का शासक होता है कन्नौज में गृहवर्मा से अपनी पुत्री का विवाह करता है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि गृहवर्मा का युद्ध होता है मालवा के शासक देवगुप्त से। ठीक है, और देवगुप्त यहाँ पे गृहवर्मा की हत्या करके राजश्री को यहाँ पे बंधक बना देता है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि राज्यवर्धन यहाँ पे युद्ध करता है देवगुप्त से। ठीक है, क्योंकि इसके बहन के पति को ये मार देता है, तो राज्यवर्धन यहाँ पे आता है और ये यहाँ पे युद्ध करता है देवगुप्त से, लेकिन देवगुप्त, ठीक है, देवगुप्त की ये हत्या कर देता है। इसके बाद जब देवगुप्त की हत्या हो जाती है तो यहाँ पे देवगुप्त का एक मित्र होता है शशांक। ठीक है, तो शशांक यहाँ पे क्या करता है कि राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। और जब राज्यवर्धन की हत्या हो जाती है तब यहाँ पे आता है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन यहाँ पे अपनी बहन की पति की मृत्यु का बदला और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए यहाँ पे शशांक की ये हत्या कर देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे शासक बनता है हर्षवर्धन। ठीक है, तो हर्षवर्धन यहाँ पे अपने साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार करता है, कन्नौज पे भी इसका शासन होता है। तो किस प्रकार से यहाँ पे होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे कन्नौज जो इसकी बहन होती है तो इसकी बहन हर्षवर्धन को कहती है कि जब कन्नौज का कोई यहाँ पे उत्तराधिकारी नहीं है तो तुम यहाँ पे कन्नौज का शासक बनो। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे 606 ईस्वी में थानेश्वर का शासक बन जाता है हर्षवर्धन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो राजश्री होता है, राजश्री प्रभाकर वर्मन की पुत्री होती है, इसका विवाह होता है कन्नौज के शासक गृहवर्मा से। ठीक है, और राज्यवर्धन जब आता है तो इसकी ये राजधानी बनाता है कन्नौज में और राजश्री के पति की मृत्यु का बदला लेने लिए ये देवगुप्त को मार देता है। ठीक है, और देवगुप्त का मित्र होता है शशांक जो राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। इसके बाद यहाँ पे हर्षवर्धन आता है, हर्षवर्धन शशांक की मृत्यु कर देता है, इसको मार देता है और उसके बाद 606 ईस्वी में ये थानेश्वर का शासक बनता है। ठीक है, इसने इसके राज्यवर्धन के हंता शासक को मार डाला। ठीक है, और कन्नौज का उत्तराधिकारी ना होने के कारण ये कन्नौज का शासक बनता है और अपनी राजधानी कन्नौज बनाता है। जो हर्षवर्धन होता है तो हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी इसको जाना जाता है और हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री जो वेन्सांग होते हैं वो यहाँ पे भारत आया था। ठीक है, तो किसके शासन काल में आता है, हेनसांग, वो आता है हर्षवर्धन के शासन काल में। इसके बाद यहाँ पे वेन्सांग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का महान समर्थक बनता है और हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट भी माना जाता है भारत का। ठीक है, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन को माना जाता है। इसके बाद यहाँ पे हर्षवर्धन की यहाँ पे कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इनसे क्वेश्चन बनता है। तो हर्षवर्धन की यहाँ पे 3 प्रमुख रचनाएं हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और
नागानंद, ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हर्ष के युद्ध अभियान के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तरी भारतीय अभियान। तो उत्तरी भारतीय अभियान हर्षवर्धन ने कश्मीर को छोड़कर, ठीक है, संपूर्ण उत्तर भारत तक अपनी सीमा का इसने विस्तार किया था, ठीक है। तो यानी कि उत्तर भारत, ठीक है, संपूर्ण उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासन था और उत्तर भारत में इसने सिर्फ कश्मीर को, ठीक है, कश्मीर को इसने छोड़ा था, यहाँ पे इसने अपना शासन नहीं चलाया था। बाकी पूरा उत्तर भारत तक इसने अपनी सीमा का विस्तार किया था, ठीक है। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध दांत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन जो था, इसका जो युद्ध होता है कश्मीर के शासक के साथ, लेकिन ये कश्मीर पर अपना शासन नहीं चलाता है। इसके बाद दक्षिणी भारत अभियान देखते हैं। यहाँ पे हर्षवर्धन ने दक्षिण में कौन कौन से अभियान इसने किए थे। तो दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, ठीक है। तो जो हर्षवर्धन होता है ये दक्षिण भारत में भी प्रयास करता है, लेकिन वहाँ पे इसको विजय नहीं मिलती है, क्योंकि दक्षिण भारत में अभी चालुक्य वंश की यहाँ पे स्थापना होती है, चालुक्य यहाँ पे शासन कर रहे होते हैं। तो चालुक्य शासक जो होता है पुलकेशिन द्वितीय ने, इसने हर्षवर्धन को यहाँ पे पराजित किया था। तो कहाँ पे किया था? नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। इसके बाद यहाँ पे हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि है बाणभट्ट, और इसकी पुस्तक है हर्षचरित और कादम्बरी, ठीक है। ये दो जो पुस्तकें हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, ये बाणभट्ट की हैं। और बाणभट्ट कौन था? तो ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। इसके आगे यहाँ पे देख लेते हैं वेन्सांग के बारे में। तो चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था और 15 वर्ष तक ये भारत में रहा, ठीक है। जो वेन्सांग था ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था और ये जो है ये 15 वर्ष तक भारत में रहा था। और हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो थे शीलभद्र, ठीक है। इसको यहाँ पे याद रखना है कि हर्षवर्धन के शासन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो वो था शीलभद्र। आगे यहाँ पे देख लेते हैं हर्षवर्धन का प्रशासन के बारे में, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो इकाई होती थी वो होती थी राष्ट्र, ठीक है। राष्ट्र यानी कि राष्ट्र का जो शासक होता उसको राजा कहते थे, और राजा कौन था? वो था हर्षवर्धन। फिर राष्ट्र को यहाँ पे प्रांत इसको कह सकते हैं, या जिला, प्रांत इसको कहा जा सकता है, या भुक्ति भी इसको कहते हैं। तो इसका शासक कहलाता था उपरिक। इसके बाद प्रांत को यहाँ प्रांत के नीचे होता था विश, ठीक है। विश का जो शासक या उत्तराधिकारी होता था उसको विशपति कहते थे। विश के बाद यहाँ पे होता था नीचे ग्राम, और ग्राम का जो अधिकारी होता था उसको ग्रामीणी कहा जाता था। और अगर सेनापति की बात करें तो सेनापति को यहाँ पे सिंहनार कहते थे। तो ये थे यहाँ पे गुप्त पुष्यभूति वंश का जितने भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट शासक हुए हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे दक्षिण भारत का इतिहास, ठीक है। दक्षिण भारत में किन किन वंशों का वहाँ पे शासक चला था, किस किस ने वहाँ पे शासक किया, कौन कौन से यहाँ के प्रमुख शासक हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।